स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो रॉकेट मंडे में। आज हम लोग बात करेंगे, एक थोड़ा-सा अपडेट लेते हैं कि मार्केट में क्या हो रहा है। तो यहाँ 3 बड़े लोग हैं, स्पेसएक्स है, ब्लू ओरिजिन है, रॉकेट लैब है। तो आइए इसे समझते हैं। तो सबसे पहले समझिए कि गाड़ी खुल चुकी है, 2025 चल रहा है, क्वार्टर उसका पहला क्वार्टर खत्म होने वाला है। तो समझिए कि स्पेस जो है, अब उसका रेस जो है काफ़ी इंटेंस फेज़ में हो रहा है और हाइप डाउन डाउन हो रहा है, क्योंकि आपको ये समझना पड़ेगा, इन्वेस्टर्स अगर आप देखें आपको लगेगा कि कई सारे इन्वेस्टर्स हैं। एक्चुअली जो बड़ा रकम है, मतलब कि बम अमाउंट में, जहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ मिलियन के बारे में बात किया जाता है, वो बहुत कम इन्वेस्टर्स हैं जो उस लेवल पे हैं और मेजॉरिटी इन्वेस्टर वही हैं, मतलब कि 10-20 जो टॉप की कंपनी है वही सब पे इन्वेस्ट करे। जैसे सॉफ्टबैंक का अगर आप कभी पोर्टफोलियो देखिएगा, हार्ट अटैक आ जाएगा। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हाइप जो है रॉकेट का वो खत्म होने लगा है। यानी कि 2010 से 2020 समझ लीजिए थोड़ा तक, सब चीज़ रॉकेट पे था। हर कंपनी मतलब सुते उठिए हमें रॉकेट कंपनी बनाना है। वो हाइप अब खत्म हो रहा है और इन्वेस्टर्स का जो अब मतलब जो पैसा डाल रहे थे बिना टेंशन के, वो अब रुक रहा है और वो सारा पैसा जा कहाँ रहा है? वो अभी एआई की तरफ जा रहा है। तो अभी ये हो गया कि मार्केट में जितना जो फ्री का पैसा बह रहा था वो खत्म होने लगा है। अब इन्वेस्टर्स रिटर्न माँग रहे हैं और नया रॉकेट कंपनी अब स्टार्ट करना है 2025 में, फाइनेंशियली उतना आसान नहीं है जितना मतलब स्वीट स्पॉट में था। तो मार्केट रेस जो है थोड़ा गर्म हो गया है और यहाँ पे समझिए कि रफली अगर आप 2024 का देखते हैं तो इतने सारे टोटल लॉन्चेस हुए हैं और इस टोटल लॉन्चेस में आप सबसे ऊपर पे आता है यूएसए, सेकंड में आता है चाइना, थर्ड पे आता है रशिया, फोर्थ पे आता है जापान। जापान और इंडिया ऑलमोस्ट सेम लॉन्च किए हैं और यहाँ पे समझिए कि अब जो है मार्केट में कंपनी को वायबिलिटी दिखाना है। वायबिलिटी का मतलब होता है कि सर करने का तो हर कोई कुछ ना कुछ कर लेता है, क्या इससे आप प्रॉफिट निकाल सकते हैं कि नहीं। मैं जैसे बार बार बोलता हूँ कि स्पेस एक्स अगर स्टारशिप बनाता है, इसका कोई फायदा नहीं है, सिर्फ पैसा डुबाएगा। तो बना क्यों रहा है? क्योंकि इनके पास स्टारलिंक खुद का है और बहुत कम कंपनी है जो कह सकती है कि सर हमारे पास खुद का मतलब समझिए प्रोटोकॉल है जिससे हम खुद से प्रॉफिट बना सकते हैं। जैसे कि ब्लू ऑरिजिन कह सकता है कि हम मतलब बना रहे हैं अपना कॉन्स्टलेशन, उसके लिए अपना रॉकेट बनाएंगे, उसके लिए हम ज़्यादा प्रॉफिटेबल बना पाएंगे, वो सेंस बनता है। हर कंपनी उतनी बड़ी नहीं है और मार्केट में जो वो एक इनिशियल रश आया था वो रश अब ठंडा हो रहा है। तो वही समझिए कि अगर आप देखिए 145 लॉन्चेस हैं, चाइना का 66 है, रशिया का 17 है, 5 और 5 जापान और इसका है, इंडिया का है, 4 आपका लॉन्च कर दिया है ईरान, एक और कंट्री है जिसने 3 लॉन्च किया। तो मतलब एक्चुअली ये देख के कभी-कभी समझ में आता है कि कहने को 200 कंट्री है प्लैनेट पे, 10-20 कंट्री भी ढंग से नहीं है। मतलब स्पेस के मामले में, स्पेस के मामले में तो घूम फिर के समझिए 4 ही कंट्री अब है। तो ये हो गया 2025 में, ठीक है? मतलब मामला अब गंभीर है। अब सब ये नहीं है कि सर हमको रॉकेट कंपनी खोलना, सर वो टाइम निकल गया है, अब प्रॉफिटेबिलिटी दिखाओ। तो आते हैं सबसे बड़ा दादाजी पे, आते हैं स्पेसएक्स पे। तो स्पेसएक्स के पास सबसे अच्छा चीज़ जो हुआ है वो इनका स्टारलिंक का जो इनफ्लक्स था, आउटफ्लक्स से मैच कर गया है। यानी कि अब ये पैसा बना रहा है। अब मैं एकदम क्लियर कर देना चाहता हूँ, इसका सीधा मतलब है जितना खर्चा वो स्टारलिंक को बनाने में, लॉन्च करने में, ये सब में कर रहे हैं, वर्सेस कितना रेवेन्यू आ रहा है, रेवेन्यू उससे ऊपर हो गया है। इसका ये मतलब नहीं है कि उन्होंने पूरा सारा खर्चा कंप्लीट कर दिया है। जो लोन उठाए थे, जो इंटरेस्ट उठाया, वो सब नहीं हुआ। लेकिन कैश पॉजिटिव होना शुरू हो गया। यानी कि गाड़ी जो है, अब इनका दिख रहा है कि ये प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। तो ये काफ़ी बड़ा बैंक बैलेंस लेते हैं। कितना बड़ा? ये स्पेसएक्स के अंदर वाले लोगों को पता है, आप और हमें नहीं पता चलेगा। वो है। और रहा बात कि कई बार लोग कहते हैं स्पेसएक्स कुछ लॉन्च नहीं करता, सिर्फ स्टारलाइंक करता है। ये बात शुद्ध गलत है। अगर आप 2024 का सारे लॉन्चेस देखें, उसमें आप सीधे स्टारलिंक के सारे लॉन्चेस को हटा देते हैं, तो वो 45 लॉन्चेस हैं। अच्छे-अच्छे देशों को जोड़ दीजिए तो भी 45 लॉन्च नहीं कर पाएँगे और ये सेकेंडरी पार्टी है, थर्ड पार्टी है। यानी कि नासा को कुछ चाहिए, सर आप उस पे लॉन्च कर दो। इंडिया को कुछ चाहिए, सर आप उस पे लॉन्च कर दो। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि 45 लॉन्च 1 साल के अंदर, जो कि स्टारलिंक नहीं है, ये बड़ा नहीं है, बहुत बड़ा है। जो काफ़ी लोग, काफ़ी बार मैंने देखा कि मतलब थंडरफुट का ही एक ठो है जो मतलब ऐसा क्लेम करते हैं, इट्स लाइक सर उसके बाद भी वो बहुत बड़ा है। सर बाकी सारे देश को जोड़ दो तो भी उसी का बड़ा है। ये बहुत बड़ा बात है। और इसमें से 132 लॉन्चेस फाल्कन 9 का था। ये फाल्कन हेवी जो है उतना बम-बम नहीं है, लेकिन कैपेबिलिटी के मामले में, पेलोड के मामले में वो एक चीज़ है उनके पास कि अगर सर हमें कोई चीज़ में बहुत डेल्टा वी डालना है तो उसका इस्तेमाल करेंगे, या कोई बहुत भारी चीज़ है तो उसका इस्तेमाल करेंगे। तो है मतलब टूल किट है और एक फाल्कन 9 दबा के पैसा बना रहा है और स्टारलिंक जो है वो भी पैसा पॉजिटिव शुरू कर दिया है। अब रहा बात कि स्टारशिप के बारे में आते हैं, जहाँ पे सारा पैसा जा रहा है, ठीक है? फाल्कन 9 पैसा बना रहा है, कहाँ जा रहा है? लाइनर स्टारलिंक पैसा बना रहा है, वो कहाँ जा रहा है? सारा जा रहा है स्पेस एक्स के स्टारशिप प्रोजेक्ट में। स्टारशिप में प्रॉब्लम आ रहा है कि वो उतना सक्सेसफुल नहीं चल रहा है, क्योंकि बोला जजमेंट एंड में आपका इस बात पे होता है कि आपने क्लेम क्या किया था। आप कह रहे थे कि 2024 में हम मार्स पे लैंडिंग कर लेंगे। ऑब्वियसली वो वीड टाइमलाइन था, बट
आप बोलते हो हम आपको आप ही के हिसाब से जज करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी आती है कि सर हम 10 साल में मार्स पे लैंड कर देंगे, ठीक? अगर कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहा है वो 10 साल का टाइम के बाद ही पूछेगा। अब वहीं पे आप क्लेम करते हो कि सर हम 4 में कर देंगे। अच्छा ठीक है 4 थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, 5 पे हम पूछेंगे लेकिन 6-7 के बाद हम पूछने लग जाएँगे ना सर ये नहीं हो रहा, जबकि 10 वाले तो 10 अभी तक हुआ ही नहीं है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। लोगों का जजमेंट यानी कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनका जजमेंट इस बात पे होता है सर आप टाइम क्या करें? जैसे कि नासा को जज किया जाएगा सर आर्टेमिस आप कब बोले थे पब्लिक को डिलीवरी हो जाएगा, कब तक नहीं हुआ, उसके हिसाब से जज करेंगे। उसमें स्पेसएक्स जो कि इलॉन मस्क बहुत ज़्यादा मुँह खोल देता है, वो अब प्रॉब्लम बन रहा है। क्योंकि टेक्निकली टाइम के मामले में उतना बुरा नहीं है, लेकिन लॉन्च के मामले में बहुत बुरा है कि आप 8 बार लॉन्च करने पे हो और अभी तक ऑर्बिट पे सक्सेसफुली आप कुछ नहीं डाल पा रहे हो। क्योंकि अगर आप किसी भी और कंपनी है, सब कंपनियाँ सर पहले ऑर्बिट पहुँचो ना, बाकी रिकवरी, रीयूज़ ये सब बाद में आता है। पहले ऑर्बिट पहुँचो, बाकी सा यहाँ पे उल्टा चल रहा है, इनका बूस्टर रिकवरी होने पे आ गया है, लेकिन ऑर्बिट ही नहीं पहुँच रहे हैं और ऑर्बिट नहीं जाएँगे तो पैसा नहीं मिलेगा। तो ये बहुत सीरियस बात। अब रहा बात कितना बुरा है, ये ना आपको पता है ना हमें पता है क्योंकि उनका बैंक बैलेंस नहीं पता है। हमें नहीं पता कि फ़ाल्कन 9 से कितना प्रॉफ़िट आ रहा है, हमें नहीं पता कि स्टारलिंक से कितना पैसा आ रहा है और कितना पैसा उसमें वो बर्न कर रहे हैं। तो ये थोड़ा-सा अनक्लियर है। लेकिन इनका अब आ रहा है कि इन्हें सुधारना पड़ेगा, यानी कि ये साल खत्म होते-होते तक इन्हें कुछ ना कुछ करके सक्सेसफुली ऑर्बिट में डिप्लॉयमेंट करना है। रिकवरी ये सब टाइम लगेगा, कोई टेंशन नहीं, किसी को हड़बड़ी नहीं है। और अगर बूस्टर का रिकवरी जो ऑलमोस्ट ये दिखा चुके हैं कि बूस्टर ढंग से रिकवर हो रहा है, तो बूस्टर को रीडिज़ाइन करें, इंजन स्वैप करें, रेडी टेक इट एंड गो, वो सॉर्टेड है। लेकिन ऑर्बिट इन्हें पहुँचना पड़ेगा, क्योंकि जब वो ऑर्बिट पहुँचेंगे तब इसके इन्वेस्टर शांत हो जाएँगे, ठीक है सर, अब आप बड़े-बड़े कॉन्स्टेलेशन एक शॉट में फुलफिल करो। मतलब आइडिया ये है कि ऑर्बिट में शेल है, ठीक है? कि मतलब ये ऊँचाई का शेल पे हम पूरा कवर करेंगे। इसमें हम लोग को कई सारे सैटेलाइट के लूप्स हैं, जैसे ऑर्बिट कहते हैं। तो वो चाहते हैं कि एक लॉन्च में 3-4 ठो ऑर्बिट कवर कर लें। वो करने के लिए स्टारलिंक चाहिए, ये स्टारशिप चाहिए। तो ये और 2 बार आप देख चुके हैं, एक बार रिटर्न में बर्न हो गया, एक बार तो जाते-जाते ही बूम हो गया। तो ये बहुत सीरियस बात है, यानी इनका जो टाइमलाइन है, वो आर्टेमिस से कंपेयर किया जा रहा है क्योंकि आर्टेमिस के कॉन्ट्रैक्ट के लिए इससे पैसा मिल रहा है। तो ये थोड़ा-सा हौच-पौच है। मतलब अंदर में मैं आराम से देख सकता हूँ कि मामला गंभीर है और ये चूँकि इतना पब्लिक है, मामला सही में गंभीर है। जैसे कि ईरान जब सक्सेसफुल होता है तब अनाउंस करता है कि हमने लॉन्च कर दिया, फूट गया। हमें तो नहीं पता सर, हम तो कुछ काम ही नहीं किया। सोवियत यूनियन भी यही करता था। मतलब कि लॉन्च कर रहे सब चीज़ एकदम चुपचाप से अंदर से। सक्सेसफुल हो गया तो ही बताए, फेल हो गया, क्या? हमने तो कुछ सुना ही नहीं। तो स्पेसएक्स अभी समझिए मामला उनका जो है थोड़ा-सा गंभीर है। लेकिन टाइम के मामले में वो सही चल रहा है, मतलब क्योंकि बोला ना कोई और कॉम्पिटिशन में है ही नहीं। तो टाइम के मामले में 45 लॉन्च नॉन लॉन्चेस हैं, कोई टेंशन नहीं है इनको, मतलब सॉर्टेड है। लेकिन हाँ, बहुत ज़्यादा अब इसको स्टारशिप के साथ नहीं कर सकते, इनको स्टारशिप को ऑर्बिट भेजना पड़ेगा। उसके बाद ही वो जितना उछलना उछले। अब आते हैं ब्लू ओरिजिन पे, जो मैं बार-बार बोलता हूँ, जेफ बेज़ोस से डरने का, काहे कि उसका पॉकेट गहरा है। तो यहाँ पे समझिए कि ये बहुत ज़्यादा बिहाइंड शेड्यूल चल रहे हैं क्योंकि ये ईयर 2000 वाला 25 साल हो गया है। तो ये तो मामला गड़बड़। लेकिन वो सब हुआ, धांधली हुआ, अप डाउन हुआ, वो सब छोड़िए। उसके बावजूद भी अगर आप देखते हैं तो BE-4 इंजन जो है इनका, वो ऑर्बिट 3 बार जा चुका है। 3 बार। ये बड़ा बात है कि सर हमने बोला हम लेट आ रहे हैं। एकदम एकदम मैं क्लियर करता हूँ, ऐसी बात नहीं है कि सर हमने बोला एकदम आ गए, एकदम जी-जी कर दिया, नहीं सर, लेट आए हैं। लेकिन आ गए, मतलब कि हमने बोला, हमने ऑर्बिट पहुँचा दिया। और अगर वो आप रैप्टर इंजन से कंपेयर करेंगे तो रैप्टर इंजन ऑर्बिट नहीं पहुँचा, ये लॉन्च कर रहे हैं और ऑर्बिट जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। अब रहा बात कि इसमें लोगों का थोड़ा डाउट है कि जैसे इनका सक्सेसफुल लॉन्च हुआ उसके बाद उन्होंने 10% स्टाफ को फायर किया है। ये फरवरी 2025 में हुआ है। अब रहा बात, ये गुड और बैड दोनों हो सकता है। बोले ऐसा क्या? कई बार समझिए कंपनी में ब्लोट बहुत हायर हो जाता है। ब्लोट यानी कि 10 ठो लोग हैं, उसको मैनेज करने के लिए ऑलमोस्ट समझिए 5 मैनेजर्स हो गए हैं। तो वो तो कचरा हो जाएगा ना। तो वहाँ पे कई बार उस तरह के ब्लोट को अगर हायर करते हैं, जैसे कि एचआर में ही आपका लोग भरे हुए हैं, डाइवर्सिटी ट्रेनिंग में ही लोग भरे पड़े हैं। मतलब एक्चुअल इंजीनियर सब नहीं है, ये सब ऑक्सिलरी ज़्यादा भर गए हैं। अगर आप उनको फायर करते हैं, एक्चुअली कंपनी हेल्दी हो जाएगी, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ने लगेगा। इसीलिए अभी डीईआई वाला जो मतलब प्रोग्राम चूँकि प्रेसिडेंट से आ रहा है कि सर ये सब कचरा बंद करो, धड़-धड़ा के बहुत लोगों ने निकाला। अगर वो वाले ग्रुप निकाले गए हैं, बल्ले-बल्ले, यानी कंपनी हेल्दी है। लेकिन अगर इंजीनियर्स को निकाला जा रहा है, जिनके भरोसे कंपनी चल रही है, क्योंकि सबसे बड़ा दिक्कत है कि ये चल रहे हैं यूएलए की तरह से, चल रहे हैं बोइंग की तरह से। मार्केट में प्राइवेट अब वैसा नहीं चल सकता। और अब तो नासा भी उस तरह का आँख मूंद करके कॉन्ट्रैक्ट नहीं दे सकता। ये डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट में भी अब डिस्कशन हो रहा है कि इसको भी खोलिए। ये कोई बात नहीं होता कि कंपनी बोलती है सर हम 10 मिलियन में पर जेट देंगे, पता चला एक-एक जेट का दाम आ रहा है 25 मिलियन। तो अभी मार्केट ऐसा नहीं है जहाँ पे अरे बिल जितना खाना खाओ। भले जेफ बेज़ोस दे सकता है, लेकिन वो पैसा जलाना नहीं चाहता है ना। वो चाहता है कि ठीक है सर हमने इससे कंपनी बनाई, जो शुरू का रफ पैच था वो हम सँभाल लिए। ये थोड़े कि सर मेरा पूरा पैसा इसी में जाने लगे।
तो यहाँ पे हमें नहीं पता कि किस तरह लोगों को फायर किया गया है। अगर उस तरह के लोगों को जो मतलब ऑक्सिलरी हैं, जो फचांग ज़्यादा कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं, हेल्पफुल नहीं है, डीईआई हैं या इस तरह में नौटंकी है, तो कंपनी हेल्दी है। अगर इंजीनियर्स को निकाला गया है तो इट्स लाइक गंभीर है, क्योंकि ये समझना बहुत ज़रूरी है। उतने लोग हैं नहीं प्लैनेट पे, पूरा प्लैनेट में उतने लोग नहीं हैं जो रॉकेट में काम कर सकते हैं। और अमेरिका में एक और दिक्कत है, क्योंकि एक्चुअली अमेरिका का छोड़े कोई भी समझदार देश में दिक्कत होता है कि आप रॉकेट वाले में किसी इसको नहीं लगा सकते, माइग्रेंट को नहीं लगा सकते, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी लीच कर सकता है। तो इसीलिए उसमें लोकल लोगों को ही रखना पड़ता है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि गुड और बैड है, इसमें हमें डेटा नहीं है हमारे पास, ये आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। अब रहा बात कि इनको रैंप अप करना है प्रोडक्शन, यानी कि ये ऐसा नहीं कर सकते कि साल में ना सर हमने एक लॉन्च किया। सर वो पुराने टाइम में 1990 में अच्छा लगता, लेकिन स्पेसएक्स के बाद वो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि रॉकेट लैब भी उससे ज़्यादा तेज़ चल रहा है। तो इनको प्रोडक्शन बढ़ाना है, कम से कम कुछ मतलब मिनिमम 4 लॉन्चेस पर ईयर करेंगे, तब जाके कल को कोई इनका बात सुनेगा। और जब तक लॉन्च केडेंस नहीं बढ़ाएँगे, प्रॉफिटेबिलिटी का सवाल भी नहीं होता है। तो ये इनके लिए बहुत सीरियस मतलब समस्या है। इनके पास इंजन अच्छा है, ये अच्छी बात है। उन्होंने यूएलए पे लॉन्च किया, इस पे अपना अपना खुद का रॉकेट पे लॉन्च किया, वो सब बढ़िया बात है। इंजन काम कर रहा है, बल्ले-बल्ले है, ऑर्बिट जा रहा है, अति बल्ले-बल्ले। लेकिन ये बहुत स्लो है, मतलब बहुत ज़्यादा ही स्लो हैं। ये स्पीड इतना कम होने से इनको बहुत ज़ोर का दिक्कत दे देगा, क्योंकि वो हार्डवेयर रिच नहीं है। धड़-धड़-धड़ करके बना-बना के लॉन्च कर के फटाफट उसको ये नहीं कर रहे हैं, रेडी नहीं कर रहे हैं, वो दिक्कत हो सकता है। लेकिन बात समझना बेहद ज़रूरी है, जेफ बेज़ोस हैव डीप पॉकेट। बंदा ये रफ पीरियड को भी सर्वाइव कर सकता है। लोग थोड़ा समझते नहीं, जेफ बेज़ोस का स्टॉक वैल्यू ऐसे ही जाता है, ऊपर ही जाता है और स्टेबल है। इलॉन मस्क जैसा नहीं ढिंक-चिका नहीं होता है, स्टेबल धीरे-धीरे ऊपर जाता है, हौले-हौले। तो उसको तो मैं आउट तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, उनको है कि सर स्पीड बढ़ाओ, सर आपका सब चीज़ बल्ले-बल्ले, ये स्पीड बढ़ाओ। तो ये हो गया ब्लू ओरिजिन। अब बात करते हैं रॉकेट लैब। ये एक कंपनी है जो धीरे-धीरे बहुत नाम कमा रही है। इनका 2024 में 16 लॉन्चेस था, जिसमें 100% सक्सेस रेट है, यानी कि इन्होंने 16 लॉन्चेस किए, 16 के 16 ऑर्बिट पहुँच गए। अब वो नंबर 16 कितना बड़ा है? इंडिया और जापान की शादी करा दी है, तब भी वो नंबर बड़ा है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये चले गए हैं, काफ़ी आगे चल रहे हैं। ये स्लो एंड स्टेडी अप्रोच पे चल रहे हैं। मतलब इनका था पहले लॉन्च करो, फिर था कि लॉन्च केडेंस बढ़ाओ, फिर था कि उसे स्टेबल करो। वो सब धीरे-धीरे कर रहे हैं और ग्रोथ की तरफ ये चल रहा है। मतलब कि एज़ अ बाहर से देखेंगे आपको ब्लू ओरिजिन बहुत स्लो लगेगा, स्पेसएक्स कुछ ज़्यादा नौटंकी लगेगा। ये एकदम स्थिर है। सर हमने ये बोला, हमने ये किया, आगे बढ़ रहे हैं। हमने बोला, हमने किया, हम आगे बढ़ रहे हैं। मतलब एकदम सिंपल चल रहा है। और इनका जो आर्किमिडीज़ इंजन है, जो सेकंड जनरेशन का इंजन है इनका, जो कि मतलब बैटरी पावर इंजन पे ज़्यादा दूर नहीं जा सकते, तो सेकंड जनरेशन इंजन बन रहा है। वो शेड्यूल पे चल रहा है, ठीक-ठाक है। और न्यूट्रॉन जो है, इसमें इन्होंने ऐड कर दिया है कि हम इसे ओशियन बेस्ड लैंडिंग करेंगे, जो कि इकोनॉमिकली सेंस नहीं बनता है, क्योंकि समुद्र में जाके रॉकेट को लैंड कराना बहुत महँगा पड़ता है। और इसीलिए देखिए, जब स्पेसएक्स जो नया जनरेशन रॉकेट बना रहा है, यानी कि स्टारशिप, सीधे वापस आओ। क्योंकि समुद्र में जाने के लिए आपको बहुत एसेट्स लगते हैं और वो एसेट को मेंटेन करने के लिए बहुत पैसा लगता है, तो आपका कॉस्ट जो है बहुत बढ़ जाता है। तो इसीलिए तो न्यूट्रॉन में ऐसा क्यों करा? क्योंकि न्यूट्रॉन का अगर आप पहला वीडियो देखे होंगे जो उन्होंने लॉन्च किया था, उसमें हिसाब सीधा था कि वो लैंड पे वापस करेंगे, जो कि इकोनॉमिकल है और वो टाइम बचाता है। तो ये ओशन लैंडिंग क्यों कर रहे हैं? जहाँ तक मतलब ऑब्वियसली ये इनके अंदर के लोगों की बात है, लेकिन जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है, वो एज़ ए सेकेंडरी ऑप्शन रखना चाह रहे हैं। यानी कि हम लैंड पे ही करेंगे, लेकिन अगर कल को कोई क्लाइंट आता है, बोलता है, "सर हमें थोड़ा और डेल्टा वी चाहिए।" कुछ भी हो उनका कि सर हमें और डेल्टा चाहिए, डेल्टा वी चाहिए या हमें टन की कैपेसिटी है। ठीक है सर, हमारे पास एक ऑप्शन है कि जैसे स्ट्रैप ऑन रॉकेट में लगा के ज़बरदस्ती का उसका पावर बढ़ाते हैं, हम वैसा कर सकते हैं। अब बस आपको इसका खर्चा उठाना पड़ेगा, बोट को ले जाने का और वो सब करने का, और आपको जो टाइम डिले होगा वो आपको झेलना पड़ेगा। तो ये एज़ ए ऑप्शन रखना कि मतलब आप डायरेक्ट स्पेसएक्स के जितना खर्चा मत करो और हमारा सबसे सस्ता वाला में नहीं फिट हो रहा, थोड़ा-सा हम बफर रख रहे हैं। ये एक पॉजिटिव तरीका है, क्योंकि अगर आपको हर रॉकेट के लिए वो बोट रखना है, तो बोट आपको 3 बनाने पड़ेंगे, उसपे क्रू रखने पड़ेंगे, लुट जाइए। लेकिन अगर एक बोट रखना है, जो कभी-कभी यूज़ होता है, वो थोड़ा सस्ता पड़ेगा। तो मैं वो देख सकता हूँ, बट अगेन लॉजिकल नहीं बनता। अगर आप इसके बिना चल सकते हो, आइडियली इसके बिना चलोगे। आप समुद्र का नहीं लेना चाहोगे। सर हम लॉन्च कर रहे हैं, वहाँ का वेदर सही है कि नहीं, वहाँ लैंड हो रहा है नहीं सही से, फिर वहाँ से आ रहा है कि नहीं, क्योंकि कई बार स्पेसएक्स के साथ हुआ है कि सर वहाँ चला गया, लैंड कर गया, आने के टाइम में तूफान लगा और रॉकेट गिर गया। सर वैसे कैसे चलेगा? इसीलिए आप जहाँ से लॉन्च किए वहीं कैप्चर करना चाहोगे, क्योंकि कुछ मिनट में आपको सारा क्लियर हो जाए। लॉन्च हुआ कि नहीं? हो गया। रिटर्न हुआ कि नहीं? हो गया। सर सही से लैंड कर गया कि नहीं? हो गया। सर उसको रिकवर हो गया सर, बगल में है सर। सर वहीं लैंड किया। यहाँ लॉन्च टावर है, यहीं पे लैंड किया सर, ट्रक ले जाइए, उसको रिकवर कर लीजिए।
तो इसीलिए ये ओशन लैंडिंग इकोनॉमिकली अच्छा आइडिया नहीं है। गवर्नमेंट कर सकती है, उनको पैसा का टेंशन नहीं है, लेकिन प्राइवेट कंपनी नहीं कर सकती। तो ये ऑड मुझे लगा क्योंकि इनका डिज़ाइन का पहले बहुत एकदम क्लियर था, शांति से हम लैंड करेंगे। लेकिन अब कह रहे हैं कि हम ये करेंगे, बोट पे करेंगे। तो मेरा बेस्ट गेस यही है कि ये बोट पे तब करेंगे जब कोई ज़्यादा मुँह खोल रहा है कि सर हमको ये चाहिए, वो चाहिए, या होगा कि सर थोड़ा डेल्टा वी दे देते तो अच्छा होता। तो सर अब थोड़ा-सा बिल ज़्यादा दे देते तो अच्छा होता। वही करेंगे और इनका टारगेट है कि 2025 के एंड तक में ये एक लॉन्च तो कर ही दें न्यूट्रॉन का। क्या ये कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। ये बड़ा बढ़िया फ्लेक्स किए हैं कि मतलब ये जो इनका खुलने वाला था वो इसमें इसमें वो खड़ा रख के बंदा दिखा रहे हैं, फ्लेक्स कर रहे हैं। सर देखो मेरा है, बड़ा है, मेरा बड़ा खुलता है। और ये आइडिया इनका एक्चुअली फाल्कन 9 से भी बेटर है इस मामले में कि ये फेयरिंग का इनको टेंशन नहीं है। सिर्फ सेकंड स्टेज फेंकेंगे, फेयरिंग को रिकवरी का भी टेंशन नहीं है। तो मतलब बोल रहे हैं ना, ये मार्क 2 प्रोडक्ट का बेनिफिट होता है कि, और मार्क 2 ज़रूरी नहीं है कि आपका हो। आप फाल्कन 9 का जितनी गलती हुई है, सारा को देखिए, सारा से सीखिए और उससे बेटर बनाइए। और न्यूट्रॉन में ऑलमोस्ट सब चीज़ उससे बेटर बनाया जा रहा है। बस मुझे वही ऑड लगा कि वो वापस क्यों जा रहे हैं कि सर हम वोट करेंगे। तो मेरा बेस्ट गेस यही है कि अगर कल को कोई मुँह खोलता है, इन्वेस्टर लोग बोलेंगे देखो थोड़ा-सा मार्जिन रखो कि अगर कल को कोई मुँह खोलता है, सर थोड़ा ज़्यादा रहता तो हमारा काम है, सर हमारे पास वोट है, हम आपका डेल्टा वी जो जा रहा है सेकंड स्टेज में वो बढ़ा देगा, सेकंड स्टेज और बेटर परफॉर्म कर पाएगा। लेकिन हाँ, पेनल्टी होगी कि आपको बोट का खर्चा देना पड़ेगा, तो वो हो सकता है। अब रहा बात कि फेयरिंग का इनको टेंशन नहीं लेना है और लैंड पे लैंड करेंगे, तो पैसा बहुत जल्दी बनेगा। यानी कि ये एक्चुअली बोल रहे हैं ना, ये 16 लॉन्चेस हैं 2024 में जो कर चुके हैं। मतलब समझिए इसका अनाउंसमेंट इसके आस-पास हुआ है, मतलब पेपर पे अनाउंसमेंट इसके आस-पास है। इंडिया का स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो ये बहुत स्लोली, स्टेबल, धीरे-धीरे, हौले-हौले चलते जा रहे हैं और ये काफ़ी आराम से आगे बढ़ जाएँगे। और न्यूट्रॉन पे भी काफ़ी मैच्योरिटी दिख रही है। ये मैच्योर है, बना लिए इन्होंने, सर देखो हम बना रहे हैं, हम टेस्टिंग कर रहे हैं। तो अगर सक्सेसफुल लॉन्च हो गया तब तो बल्ले-बल्ले। अब बात करते हैं इकोनॉमी में, जिसे कहा जाता है नॉट देम। यानी पे ये समझना पड़ेगा कि अगर स्पेसएक्स सस्ता है तो हर कोई स्पेसएक्स पे क्यों नहीं जाता। कई बार पैकेजिंग की इशू होती है कि नहीं सर ठीक है, हम आपका सैटेलाइट से हम सैटेलाइट बस में चले जाएंगे। वो बस भी उतना फ्रीडम नहीं देता जितना हमें रॉकेट लैब देता है। रॉकेट लैब महंगा है, लेकिन वो बोलता है कि सर हम आपको वहीं छोड़ेंगे जहाँ जाना है। कई बार कंपनीज उसे प्रेफर करेंगी। कई बार होगा कि सर आपका स्लॉट में मुझे वेट करना है कि बाकी लोग स्लॉट फिल कर दें, वो मुझे नहीं चलेगा। या कई बार है सर मुझे एकदम कंफर्टेबल चाहिए, कुछ भी है, कोई आपका स्पाई सैटेलाइट हो या कुछ हो, क्योंकि यूएस जो स्पेस फोर्स है, यानी कि जो सैटेलाइट वैटेलाइट कंट्रोल करते हैं, उनको भी रहता है कई बार कि सर पहली बात एक रास्ते पे रिलाय नहीं करना है कि स्पेसएक्स है तो बल्ले बल्ले, स्पेसएक्स नहीं है तो हम लटक गए, वो दोबारा कभी नहीं करना है। हमेशा 2-3 ऑप्शन होने चाहिए। तो स्पेसएक्स है बल्ले बल्ले और हमारा रॉकेट लैब है बल्ले बल्ले, वो रास्ते पे चल रहे हैं। तो कई बार होता है नॉट देम, यानी कि ये बहुत अच्छी कंपनी है सर, बहुत बढ़िया बात है, हम मना नहीं कर रहे, लेकिन हमें कुछ और चाहिए। सेकंड बैकअप हमेशा चाहिए, जिसे कहते हैं नॉन सिमिलर रिडंडेंसी। यानी कि अगर आप एक हार्ड ड्राइव खरीद लीजिए, जैसे वेस्टर्न डिजिटल खरीदेंगे, दूसरा वेस्टर्न डिजिटल का नहीं खरीदेंगे, दूसरा आप सीगेट का खरीदेंगे, ताकि अगर मान लीजिए किसी में होता है कि सर ये वेस्टर्न डिजिटल ने फर्मवेयर को हुलू-लुलू कर दिया, अब उड़ रहा है हार्ड ड्राइव, आपका एक जाएगा, दूसरा नहीं जाएगा। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो कई बार होता है ऐसा कि स्पेसएक्स बेस्ट ऑफ द बेस्ट भी हो जाए, तो भी लोग दूसरे के पास जाएँगे। इसीलिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि मार्केट में हमेशा जगह रहेगा। दूसरी बात, कई बार ये होता है कि नेशन तो जाएगा ही नहीं ना उसके, जैसे इंडिया को है कि हम ये बना रहे हैं स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जो कि 10 गुना महंगा होगा आपका रॉकेट लैब से। लेकिन तब भी इंडियन एयरफोर्स या मतलब स्पेस फोर्स, इंडियन स्पेस फोर्स, डीआरडीओ समझ लीजिए, डीआरडीओ वाला लोग इसी को इस्तेमाल करें। क्यों? स्पाई सैटेलाइट को आप दूसरे के भरोसे नहीं लॉन्च करने वाले हो। तो ये भी एक दूसरा बात आ जाता है कि कई बार स्पेसएक्स है तो बाकी क्यों कर रहा है मेहनत। ये समझना बहुत ज़रूरी है। चाइना क्यों मेहनत कर रहा है? कारण उनको है कि वो नहीं भेजेंगे अपना नेशनल रिकॉग्निशन सैटेलाइट की सर वो यूएसए लॉन्च करे, कभी नहीं करेंगे। इंडिया भी नहीं करेगा। तो ये एक दूसरा फ्रीडम देता है कि कई बार लोग थोड़ा-सा ब्लैक एंड व्हाइट वो स्पेसएक्स का सस्ता है तो बाकी कोई क्यों करेगा? नहीं, अभी भी रीज़न है। नॉट देम। ये इकोनॉमिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया जाता है। कई बार होता है कि जैसे अगर देश समझदार है, कभी भी सिंगल पॉइंट फेलियर नहीं रखेगा। ठीक है? तो स्पेसएक्स है बल्ले-बल्ले, दूसरा और किसी को काबिल बनाओ। इसीलिए अभी भी देखिए बोइंग का स्टारलाइनर पे अभी भी मेहनत किया जा रहा है। तो वही समझिए कि हर बहुत सारे देशों को है कि सर कितना भी अच्छा अमेरिकन कंपनी हो, हम अमेरिका में नहीं भेज सकते इस चीज़ को, तो अपना ही डेवलप करेंगे। दूसरा होता है कि प्राइवेट कंपनी कि सर ठीक है हमें दिखाना है शेयर होल्डर्स को, लेकिन कई बार नॉन रिडंडेंसी रिक्वायरमेंट के लिए या एंटी कॉम्पिटिटिव क्लॉज के चक्कर में उनको ये होता है कि हमें स्पेसएक्स से नहीं लॉन्च करना है, दूसरे से ही करना है। तो ये काफ़ी सारा ऑप्शन देता है। अगर वो महँगा नहीं भी हो तो भी। तो ये बहुत सीरियस बात है। लेकिन हाँ, वो सस्ता नहीं होता है। जैसे कि अगर इंडिया ये करता है, बोल रहे हैं ना 4 लॉन्च में ही हमारी बैंड बज जा रही है। क्योंकि इतना डिमांड ही नहीं है, इतना महँगा है कि लोग बोलेंगे सर हम बाहर चले जाते हैं। और वो बड़ा भी नहीं है तो बड़े-बड़े सैटेलाइट्स के लिए सही में बाहर जाना पड़ रहा है इंडिया को। तो ये बहुत सीरियस बात है। मार्केट में जगह है, लेकिन ये आपको समझना पड़ेगा, तकलीफ तो होगी।
तो कंपनी को यहाँ पे अभी क्या करना है? कंपनी को अभी लीन एंड एफिशिएंट होना है, यानी कि कम से कम पैसे में फटाफट ऑर्बिट पहुँचना है, जिस मामले में ब्लू ओरिजिन लटक गया। ब्लू ओरिजिन ना तो एफिशिएंट है, ना तो लीन है, तो शायद वही लोग कर रहे हैं कि शायद वो लीन करने की कोशिश कर रहे हैं अपने आप को कि कचरा हटाओ, जल्दी-जल्दी एफिशिएंट करो और वो मोस्ट लाइकली अगर ऑप्टिमिस्टिकली देखें तो वो हुआ है और एफिशिएंट तो एकदम नहीं कि भैया आप 25 साल से कर रहे हो, अभी तक आपका ये एकदम सॉर्टेड होना चाहिए था। मतलब ऐसा होता है कि स्पेसएक्स थोड़ा आगे चल रहा है, आप थोड़ा पीछे चल रहे हो, चलता है। ये नहीं होना चाहिए कि स्पेसएक्स मतलब 4G टावर पे चल रहा है, आप सर 2G पे लटके हुए हो। सही है और आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि रॉकेट हार्ड है, ये अभी लॉन्च हुआ रिसेंटली और क्रैश हो गया, फेल हो गया। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है, रॉकेट हार्ड अभी भी है। मतलब ये कई बार लोगों को लगता है ना कि अगर हम लोग पहले कर लिए थे तो अब क्यों नहीं कर पाते हैं? रॉकेट हाई एंड टेक्नोलॉजी है, यानी कि जनरली कोई भी आपका इक्विपमेंट ऐसा नहीं जिसका मेटल एक तरफ में उसमें आग निकल रहा है, जो कि ऑलमोस्ट स्टोइकोमेट्रिक रेशियो का फायर है, यानी कि 3000 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो सकता है, जिसको ठंडा करना पड़ता है और ठंडा जिस चीज़ से कर रहे हैं, वो आपका माइनस ये हो सकता है, -50 से लेके -170 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। इतना डेल्टा का रेंज और वो इतना हाई प्रेशर के साथ, कोई चीज़ है ही नहीं जो इतना स्ट्रेस में रहता है, मतलब जेट इंजन भी इतना स्ट्रेस में नहीं रहता है। इसीलिए रॉकेट हार्ड है। इलेक्ट्रॉनिक्स इसका आसान हो गया, मतलब आज के टाइम में अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स से मेसअप करते हैं, तो वो उप्स है। लेकिन टेक्नोलॉजी के मामले में अभी भी हार्ड है और अगर गवर्नमेंट कर रहा है तो मतलब जो चीज़ आपका कुछ महीने में होना चाहिए, वो सर हो जाएगा, 5-6 साल में हो जाएगा, कोई बात नहीं है सर, टेंशन मत लीजिए। तो ये टोटल है मार्केट का पीछे के 3 बड़े प्लेयर चल रहे हैं धीरे-धीरे, उसमें से एक बहुत अच्छा चल रहा है लेकिन धांधली बहुत हो रहा है उधर, दूसरा का पॉकेट बहुत गहरा है, तीसरा बहुत प्यार से धीरे-धीरे, हौले-हौले करके सब पे डप्पा मार रहे हैं और मार्केट में अभी भी जगह बचा हुआ है क्योंकि नॉट देम लॉजिक लागू होता है। यानी कि बहुत कंपनी को है कि सर हमको स्टारलिंक से नहीं लॉन्च करना, चाहे इलॉन मस्क से दुश्मनी हो, चाहे कोई कॉन्ट्रैक्ट क्लॉज़ हो। बहुत लोग को है कि सर हम अपना नेशनल सिक्योरिटी का चीज़ बाहर नहीं भेजेंगे, उनके लिए भी कहेगी मतलब हर देश में अपना बन सकता है। तो है, मार्केट है लेकिन आपको समझना पड़ेगा। पॉकेट गहरा होना चाहिए क्योंकि रॉकेट हार्ड है और ये समझिए लीन एंड एफिशिएंट, यानी कि आपने कंपनी बनाई, रॉकेट लॉन्च किया, वो उसके बीच का गैप जितना ज़्यादा होगा, फेलियर का चांसेस उतना बढ़ जाएगा। तो ये है 2025 का क्वार्टर 1 का एक रिव्यू कि क्या हो रहा है। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन, एक थोड़ा-सा रफ आइडिया देना चाह रहे थे कि क्या हो रहा है किस सब 3 बड़े प्लेयर्स में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। अगर ये वीडियो इंग्लिश में देखना है, प्लीज़ नीचे डिस्क्रिप्शन को खोलें, उसमें सबसे पहला लिंक इंग्लिश चैनल का है। और अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो प्लीज़ डिसलाइक दबाएँ, डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चले कितना नापसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कि कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो देखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।